देखिए, जितने भी आप लोगों के क्लास 10 हिंदी 2025 में गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश थे स्टूडेंट, वो सभी गद्यांश पद्यांश इस पूरी मैंने नोट्स में आपके कवर किए हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुका था, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वो गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि इस गद्यांश को देख लो, और भी ऐसे जितने भी गद्यांश लगभग मैंने लिए हैं, सभी वो गद्यांश है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो को कोई स्टूडेंट अगर पूरा कंप्लीट देख लेता है तो ये मान के चलिए स्टूडेंट कि आप लोगों के यहाँ से वो गद्यांश और पद्यांश क्लियर हो जाएंगे जो गद्यांश पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश हैं, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तब जा कर के आपके पास ये वीडियो आई है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अंत तक देखना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया, और कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं उन सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश का जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। गद्यांश भी 6 नंबर का आता है और पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी पहले शूट कर चुका था, लेकिन ये वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। ठीक है, कैमरे में मैंने जाकर देखा तो कैमरा ऑफ था। ठीक है, और मैंने वीडियो बनाता गया, मैं पढ़ाता गया और ये वीडियो शूट ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो देख सकते हो कि पूरी वीडियो मैंने पहले सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका था। ठीक है, लेकिन वीडियो ना शूट होने के कारण मुझे ये वीडियो आपके लिए दोबारा शूट करनी पड़ी, क्योंकि इस वीडियो में यानी इस पीडीएफ में या फिर कह सकते हो इस नोट्स में मैंने उन इम्पॉर्टेंट गद्यांश को लिया है जिसको केवल इन्हीं को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट अपने 12 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। इससे बाहर कोई भी गद्यांश नहीं आएगा, मेरी ये गारंटी है आपसे। कोई भी गद्यांश इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इस वीडियो में बताए गए जो भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं उनको एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मित्रता, तो मित्रता चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं जो अभी तक पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार, जो इम्पोर्टेंट है समझ लो, वो गद्यांश मैं आपको चैप्टर नंबर 1 मित्रता के बताने वाला हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को इस पूरे ये जो आप लोगों को दिख रही है ना, ये पूरे का जिनको पीडीएफ चाहिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए होता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए एक नया एकदम नई चीज़ की जा रही है अपने चैनल पर। तो वो ये है कि इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले लिंक पर जब आप जाओगे, ठीक है, तो इस पूरे पीडीएफ का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इस चैनल पर थोड़ी काम हो रहा है, नए नए टीचर को ज्वाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें अपने चैनल पर थोड़ा अमाउंट ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि हम नए नए टीचर ला सकें और आपको बेहतर कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो स्टूडेंट, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग दान में, ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इस पूरे पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। और थोड़ा इतना कम अमाउंट है कि आप लोग जो बर्गर खाते हो, जो फिंगर खाते हो, जो पिज़्ज़ा खाते हो, जो ये सब चीज़ें जो खाते हो फालतू चीज़ें, उनसे बहुत कम अमाउंट है, लेकिन आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पीडीएफ का लिंक आपको पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अमाउंट है, उसको पे कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले चैप्टर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है वो ये है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि का भी क्षय करता है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है, 2020 से लगाकर 2024 तक पूछा गया है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इसको बड़े ही अच्छे से तैयार किया ना, तो आपकी अगर किस्मत अच्छी होगी तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में यही पेपर में फंस जाएगा। देखो 20 से लगाकर 24 तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके मैं प्रश्नों की बात करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया आपने इसको अच्छे से एकदम समझाया नहीं, सॉल्यूशन नहीं बताया। तो देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में केवल ब्रेक डाउन करने वाला हूं। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में केवल इनको समझाने वाला हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको पढ़ने हैं। फिलहाल अगर आप लोगों को इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए ना, तो मैं प्रत्येक गद्यांश का एक वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, यानी एक गद्यांश का पूरा जो एक वर्ड का व्याख्या है वो एक अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको मैं सारी की व्याख्या भी कराऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है फिलहाल। ठीक है, चलिए
तो देखिए इसके प्रश्नोत्तर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो देखो प्रश्नोत्तर में यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो ये है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो गद्यांश दे रखा है इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। और ये लगभग जो भी आप गद्यांश पढ़ोगे उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो गद्यांश का ही आता है कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा जो प्रश्न आता है आपके गद्यांश में वो आता है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। किसकी व्याख्या? रेखांकित जो अंश होते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए आती है। लेकिन मैंने अपने इस गद्यांशों में किसी में भी रेखांकित अंश नहीं किया है, क्योंकि आपको क्या करना है स्टूडेंट, पूरे की व्याख्या समझनी है, आपको पूरे की व्याख्या करनी है। यदि अगर आपने पूरे की व्याख्या समझ ली तो कहीं से कोई भी अगर रेखांकित अंश आएगा तो आप उसको कर लोगे। लेकिन अगर मान के चलिए अगर मैं बता देता केवल इतने की आपको, जैसे मैं बता देता कि भैया आपको यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक की व्याख्या पढ़नी है, तो केवल आप इतनी पढ़ लेते बस, और हो सकता हो आपके एग्जाम में यहाँ से लगा करके पूरी आगे तक पूछ ली जाए, तो फिर आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, फिर आप क्या करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आपको पूरे की व्याख्या तैयार करनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है इस गद्यांश का कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न हैं इस पूरे गद्यांश के, केवल इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये वो प्रश्न है, जब मैंने इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर से निकाला तो यही प्रश्न थे जो बार बार पूछे गए थे, ठीक है। तो युवा पुरुष की संगति कैसी होगी, उसका क्या परिणाम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गद्यांश का साहित्यिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी गद्यांश का जो साहित्य सौंदर्य है वो स्पष्ट करना है। 6 नंबर है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, यानी कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर आपको ये स्पष्ट करना है। और 7वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, यानी जो सुदृढ़ बाहु होती है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो फाइनली ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके गद्यांश नंबर 1 के। अब एक बार मैं आपसे इतना कहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि सर ने भैया ने इनके आंसर नहीं बताए, तो मैं आपसे ये कहूँगा स्टूडेंट आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर सीधा सर्च कर देना है गद्यांश, और आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से इसके गद्यांश को तैयार कर सकते हो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एक एक गद्यांश की अलग से क्लास दूंगा, तो उसकी तो आपको फिक्र नहीं लेनी। केवल इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला था। किसी का अगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले अगर वो इन गद्यांशों को पढ़ के चला जाता है तो ये मान के चलिए उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ये पढ़ के चला गया तो यहीं से ही आ जाएगा, और अगर उसको मैं यहाँ पर व्याख्या कराऊंगा तो फिर भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से इस वीडियो में ब्रेक डाउन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उसको बताया गया है। और अगर आप पेपर से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो भाई इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यानी गद्यांश नंबर 2 को देखो कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में, ठीक है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और सहायता दिलाना, ठीक है, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, ठीक है। इसमें हमें ऐसे मित्रों की खोज रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आलम्ब हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण गद्यांश था, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ एक बार कि जिन लोगों को इसका PDF चाहिए है, जिनको चाहिए कि नहीं भैया मुझको PDF चाहिए है, अगर आप मेरे से थोड़ा बहुत अमाउंट ले रहे हो तो ले लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए वीडियो बना रहे हो, मुझको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हो, तो मैं कर दूंगा। जब मैं इधर खाने पीने में खर्च कर देता हूँ तो इतना भी मैं कर दूंगा, बहुत कम अमाउंट है। एक बार जाइए लिंक को एकदम खोल के तो देखिए, लेकिन आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर दोगे तो वो इस चैनल के लिए होगा, आपके लिए नई नई बेहतर कंटेंट लाए जाएंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95+ ला सको, ठीक है। पूरी वीडियो आपको मैं फ्री में देता हूं, ठीक है। तो जाइए एक बार लिंक को चेक करिए जा करके, आपके लिए जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस गद्यांश के महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले बता दे रहा हूं कि ये जो गद्यांश है भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है मित्रता चैप्टर का, जो 2016 से लगाकर 2024 तक पूछा गया है,
ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसका आप सभी को पता होना चाहिए कि संदर्भ की व्याख्या करने के लिए आता है। हर गद्यांश में मैंने ये प्रश्न ले रखा है क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, 100% ये प्रश्न जरूर आएगा। संदर्भ की व्याख्या कीजिए, सॉरी यानी गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। और दूसरा वाला भी प्रश्न 100% आएगा जिसकी मैं बात अब करने वाला हूँ। तो दूसरा प्रश्न होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न जरूर आते हैं तो स्टार्टिंग वाले, ठीक है। अब जो इसके बाद के प्रश्न हैं, ठीक है, जैसे कि ये तीसरा वाला कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। चौथा वाला अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा नंबर मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो प्रश्न है स्टूडेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला, ये अलग अलग बदल करके पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाएगा, किसी के एग्जाम में ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग के दोनों प्रश्न है वो बदल करके नहीं पूछे जा सकते। तीसरा नंबर गद्यांश की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर जो गद्यांश है वो है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहली पहला का मतलब ये होता है कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारी चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले लोग आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे, ठीक है। तो इस गद्यांश को अगर आप स्वयं से तैयार करना चाहते हो, कहीं से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चैनल वाले ने अगर इसकी व्याख्या करा रखी है तो वहाँ से आप इस गद्यांश को तैयार कर सकते हो। अपने क्वेश्चन बैंक बुक से कहीं से इस गद्यांश को पढ़ के जरूर जाना एग्जाम से पहले। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, देखिए 20 से लगाकर 24 तक आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आता है गद्यांश की संदर्भ लिखिए, यानी जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या वाला आता है। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो बदल बदल करके पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या वाला आता है जो लगभग हर एक सेट में पूछा जाता है। तीसरा और चौथा प्रश्न जो बदल जाते हैं, जैसे कि तीसरा प्रश्न है कि विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा कि लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सिखाया। यानी जो आप गद्यांश पढ़ोगे उसमें लेखक ने अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सिखाया। माय डियर, अगर मैं आपसे ये कहूँगा एक बार में, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपको जो मैं गद्यांश बताता जा रहा हूँ नोट करते चलिए, वीडियो को देखिए मत, नोट करते चलिए कि ये इंपॉर्टेंट गद्यांश इस चैप्टर का है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक रखी है तो उसमें तक टिक लगा लो, जहां आपको ये गद्यांश दिख जाए वहां टिक लगा लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट गद्यांश है इस चैप्टर का कि 4 नंबर की विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। यानी जो विश्वास पात्र मित्र होता है उससे बड़ी रक्षा रहती है, ठीक है। आप लोग जो आपके मित्र अच्छे होते हैं सभी लोग जानते हैं कि आप लोग उनका आपसे व्यवहार अच्छा होता है, और जो मित्र थोड़े वैसे होते हैं उनसे उनका व्यवहार कभी किसी से अच्छा नहीं होता है, ठीक है। हमारे जो मित्र हैं वो सभी अच्छे मित्र हैं, ठीक है। तो आपको भी हमेशा अच्छे मित्रों से ही दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इस पूरे को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे फिर इसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट आपको कि जो भी ये गद्यांश है इसके प्रश्नोत्तर देखने हैं। जैसे कि पहला आपको देखना है कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हर एक सेट में यही आता है भाई, तो इसको मैं जरूर लेता हूँ। अब देखिए 2018, 23, 2024 में ये गद्यांश आपके पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जा सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना और कह दे रहा हूँ कि भैया इस बात की टेंशन मत लेना कि ये जो गद्यांश है इसकी हम व्याख्या वगैरह क्यों नहीं बता रहे हैं। ब्रेक डाउन कर रहे हैं पेपर से पहले, एग्जाम से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, प्रश्न आता है दूसरा वाला। चलिए आगे के प्रश्नों की बात कर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए।
चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने अच्छे मित्रों के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 गद्यांश थे, ठीक है, जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश थे आपके चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। मित्रता के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश थे बस इतने थे, और इसके बार नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है आपके भैया जी की, हितेश की, कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है, अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ममता। अब मैं बताने वाला हूँ ममता चैप्टर के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण गद्यांश, जिससे बाहर आपके आएंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला गद्यांश है आप लोगों का इस ममता चैप्टर का, वैसे तो इस पूरी वीडियो का 5वां गद्यांश। गद्यांश यह है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, क्योंकि हमारे जो प्रिंटेड यानी जो पीपीटी वगैरह बनाते हैं इस चैनल के लिए, वो जो मास्टर हैं वो जा चुके हैं, और हमने एक नया आपके जैसा ही एक लड़का हायर किया है जो अभी ग्रेजुएशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी वगैरह की। आप लोग तो फिलहाल हाई स्कूल में हो, तो आपके भैया ही आएंगे, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है, बनाने में, क्योंकि वो नए नए हैं, ठीक है। उनको अभी मैंने सिखाया है, थोड़े से नए हैं, तो पीपीटी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि भैया जो चीज़ें आपके लिए लाई जा रही हैं, बेस्ट लाई जा रही हैं इस चैनल पर, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा कि आप उससे पढ़कर 95% मार्क्स तक ला सकें, ठीक है। तो ये जो गद्यांश था 2020 से लगाकर 24 तक पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका आता है संदर्भ लिखने के लिए प्रश्न, दूसरा आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आते हैं हर बार, तो ऐसा ना करना कि इन दोनों को छोड़ देना और पीछे वाले प्रश्न तैयार कर लेना। 100% ये हर साल ये दोनों प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ, ठीक है। और इनमें से कोई एक प्रश्न आ जाता है, क्योंकि 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं, ठीक है, 6 नंबर के। तो तीसरा प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी गद्यांश पढ़ा था तो पता चला था। चौथा नंबर है कि अपने पिता का कौन सा कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो ये 4 प्रश्न थे जो आपको इस गद्यांश में तैयार करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 यानी अगला गद्यांश, जो कि इस चैप्टर का मेरे हिसाब से दूसरा गद्यांश है, ठीक है। कह रहा है कि अश्वारोही पास आया। अब देखिए ये गद्यांश अश्वारोही पास आया, आप सभी लोगों ने जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो बहुत अच्छे से इसको समझा होगा कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट गद्यांश है और ममता चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार पढ़ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस चैप्टर से जुड़ जाओगे, इतना अच्छा ये चैप्टर है ममता आप लोगों का, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न संदर्भ वाला आता है, दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या वाला आता है, और तीसरा प्रश्न जो होता है इसमें पूछा गया है कि वह आजीवन भयभीत क्यों रही, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, क्या विश्राम गृह से क्या आशय है। यानी यहाँ इस गद्यांश में विश्राम गृह से क्या आशय है, ठीक है। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस गद्यांश के, और गद्यांश 2022 से लगाकर 23 तक 24 तक पूछा गया है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इसको। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश नंबर 7 नंबर गद्यांश की बात करते हैं। तो देखिए पूछा गया है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तेचड़ के गंभीर प्रभाव को देख रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ना। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपने ममता चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना तो भैया आपके ये मान के एक गद्यांश तो एकदम फिक्स है, एक ना एक गद्यांश फिक्स है, 2 आते हैं तो एक तो जरूर कर लोगे ममता चैप्टर का, क्योंकि ममता से 7 सेट बनते हैं ना, तो 2 से 3 सेट में ममता का एक ना एक गद्यांश तो रखा ही होगा, ठीक है। पहला प्रश्न संदर्भ वाला, दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 प्रश्न जरूर आते हैं, और कोई प्रश्न आए या ना आए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में हिंदू
विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है, यानी जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, यानी जो हम लोगों के धर्म के लोग होते हैं, उनकी स्थिति कैसी बताई गई है। ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों की स्थिति कैसी बताई गई है, इस ममता जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। पांचवा प्रश्न है कि ममता कौन थी और वह क्या देख रही थी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, आ चुका है हमारा अगला इंपॉर्टेंट गद्यांश नंबर 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने वो गद्यांश उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में एकदम लेटेस्ट पूछे गए हैं, जैसे कि 2023 में जो पूछे गए हैं, 24 में जो आए हैं, या फिर एक साल केवल 24 में ही पूछे गए हैं, तो ऐसे गद्यांश मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये गद्यांश 2 साल में पूछा गया लगातार कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। और इस गद्यांश को जब आप पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा, मेरी ये पूरी गारंटी है। और 2023-24 में इसीलिए ये पूछा भी गया है। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्न, लेटेस्ट गद्यांश एकदम, हालांकि चैप्टर के हिसाब से तो लेटेस्ट नहीं है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम से लेटेस्ट है, क्योंकि 2023 और 24 में ही पूछा गया है और इससे पहले कभी नहीं आया था। 25 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से पूछे गए 3 क्वेश्चन, तो आगे के वही 2 प्रश्न रिपीटेड वाले, और तीसरा प्रश्न है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, यानी गद्यांश नंबर 9 नंबर गद्यांश 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो इस गद्यांश को आप लोग। ठीक है, तो देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तो इस तरीके से पूछा गया है कुछ ये गद्यांश, आप लोग देखोगे आपको क्वेश्चन बैंक या तो बुक में ये गद्यांश ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा सभी की, एकदम अलग अलग, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से पहले। लेकिन इस वीडियो को इतना लाइक कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि भैया इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एकदम उत्साहित हो जाऊँ कि नहीं भैया अब तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, बच्चों ने इसको इतना प्यार जो दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला महत्वपूर्ण गद्यांश। अगला गद्यांश समझने से पहले, अगले चैप्टर में जाने से पहले इसके कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि फिर आप कहोगे कि भैया आपने प्रश्न नहीं बताए। तो पहला दूसरा प्रश्न सेम रहते, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाती हूँ तैमूर का वंशाधार स्त्री, से छल करेगा, जाती हूँ क्या, किसने कहा और क्यों। मतलब कुछ अलग ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपने ना इस पूरे गद्यांश को एक बार पढ़ लिया तो फिर कोई भी कैसा भी और प्रश्न क्यों ना हो आप उसको जरूर कर लोगे। एक बार इस गद्यांश की आप व्याख्या जरूर करना और इस वाले प्रश्न को कहीं ना कहीं ज़रूर देखना। अगर फिर भी ये प्रश्न आपको नहीं मिलता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों के लिए हम हैं, हम आपके सारे के सारे गद्यांश कराएंगे। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पेपर से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आपको इतनी मेहनत करनी है कि भैया ये गद्यांश आपको स्वयं से ढूंढना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ब्रेक डाउन करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इस बात की आप लोग कोशिश कीजिए जानने की। ठीक है, 9 नंबर गद्यांश है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। भारतीय संस्कृति हमारा अगला चैप्टर है और उसका ये पहला गद्यांश था। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पर, संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई। 2000 चलो देख लेते हैं, 2020 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22, 23, 24, ये भी बहुत रिपीटेड गद्यांश है। ठीक है, स्टार्टिंग 2 प्रश्न एकदम सेम होते हैं। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे कि आगे के प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि लेखक ने अमृत का स्रोत किसे बताया है, यानी जो लेखक ने अमृत का स्रोत किसे बताया है। और चौथा प्रश्न है कि गांधी जी ने कौन सा अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला।
5वां प्रश्न है कि लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहते हैं। और 6ठा प्रश्न है कि हमें अमृत का याद दिलाकर किसने हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके। स्टूडेंट, यही प्रश्न, केवल इसी में से गद्यांश में प्रश्न आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यही वो प्रश्न है जो बार बार रिपीटेड रहते हैं। और कह भी दे रहा हूँ कि अगर आपने गद्यांश तैयार किया है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो यही गद्यांश में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कृष्ट और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा, और वो चल भी रहा है। अगर अपने को हम बड़ा बनाना चाहते हैं, फिर दूसरे को हम लोग सोचेंगे ये गड्ढे में जाए, अपने का हमेशा भला सोचते हैं, दूसरा गड्ढे में जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में आप तो ना तो खुद का भला कर सकते हो ना तो उसका। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ये भी जान लो कि ये कितने वर्ष में, भाई कितने वर्षों तक ये पूछा गया। देखो अनगिनत बार पूछा गया, अनगिनत तो नहीं कह सकता, 18, 19, 20, 21, 22, 24 में आया हुआ है। ठीक है, अनगिनत नहीं कह सकता भाई, अनगिनत तो उसे कहते हैं ना जो गिना नहीं जा सकता। ठीक है, फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का कुछ संदर्भ लिखना है भाई। और दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। ठीक है, और भी इसके प्रश्न है तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि चौथा क्वेश्चन है कि विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए किसकी भावना को जागृत रखना आवश्यक है। 5वां इसी गद्यांश का प्रश्न है कि विज्ञान के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन इसी का, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में कैसी शक्ति दे रहा है भाई। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ तक 6 प्रश्न आपके इस गद्यांश के थे। अब गद्यांश नंबर आपका 11, हमारा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट गद्यांश। और गद्यांश हमारा है कि व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, बिल्कुल चाहता है भाई, वो बिल्कुल चाहेगा अपने सब कुछ, स्वयं अपना ही भला हो, अपने परिवार का हो, दूसरे का क्यों चाहेगा वो। और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। बिल्कुल आपने परिवार में देखा हो, भाई भाई में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है भाई। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सब बाद की बातें हैं, तो बहुत पहली किताबों में छप चुका था और ये प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग और इसके प्रश्नों को मैं बताता हूँ। ठीक है, 20, 23, 24 में पूछा गया, लेटेस्ट है यानी बिल्कुल नया मार्केट में आया है ये गद्यांश, जिसके 2 स्टार्टिंग प्रश्न वही रहने वाले हैं, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या वाले। आगे के प्रश्न थोड़े अलग हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है। चौथा प्रश्न है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। छठा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इस गद्यांश के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जिनको मैंने बताया। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न तो सेम ही रहते हैं भाई, उसमें तो कोई वही नहीं है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट नंबर गद्यांश नंबर 12 नंबर गद्यांश हमारा है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रसन्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में से अभी भी उसी तरह बहता रहा है और इनको वह अमृत तत्व देता रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट गद्यांश है आप लोगों का ये। ठीक है, भारतीय संस्कृति का, जो कि 20, 22, 21, 23, 24 में पूछा गया है। ठीक है, ये 3 इसके प्रश्न हैं, 2 स्टार्टिंग के सेम होते हैं, तीसरा प्रश्न अलग है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। लेखक के अनुसार हमारा जो अस्तित्व है वो किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को इसको पीडीएफ चाहिए हो वो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लें। इतना कम आपको अमाउंट पे करना है इसकी पीडीएफ के लिए कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। बहुत कम अमाउंट पे करना है भाई, अगर आप पे करोगे तो उससे आपका भला होगा, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि आपके लिए ये जो पीडीएफ लाई जाती है ना, बड़ा मेहनत लगता है टीम को, आप लोग आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन इतना कहूँगा कि पीडीएफ अगर चाहिए हो एक बार डिस्क्रिप्शन से भी लोग चेक कर लेना। बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है, मैं बताऊँगा नहीं फिर से। ठीक है, चलिए अब मैं इसके प्रश्नों की बात करता हूँ।
तो इसके प्रश्न जानने से पहले 2022, 23, 24 में ये पूछा गया है, क्योंकि आपको बड़ी बेचैनी रहती है कि कब पूछा गया, जरा बता दीजिए। तो देख लीजिए आप लोग, ये इसके प्रश्न है। स्टार्टिंग 2 प्रश्न सेम रहने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है भाई कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलन हो उठा और क्यों हो उठा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है इस गद्यांश का कि हमारे देश का प्राण क्या है। 5 नंबर इस गद्यांश का प्रश्न है कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। ठीक है। तो इस तरीके से आपके भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण गद्यांश होते हैं समाप्त। अब आपका आ चुका है अगला चैप्टर, जो कि है अजंता। अब यहाँ से अजंता होगा, फिर 1, 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, फिर आपको ये पूरी वीडियो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए अजंता का पहला गद्यांश। ठीक है। और इस वीडियो का गद्यांश नंबर 14 है। ठीक है। और गद्यांश हमारा है कि जहाँ बेरहमी है वहीं दया, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र जो है उमड़ा पड़ा है। ठीक है। आज जहाँ पाप है वहीं क्षमता का सोता फूटा पड़ा है। राजा और कंगाली, विलासी और सुनार, चुनार नहीं होगा, सुनार, विलासी और सुनार और नए मनुष्य और पशु, सभी के कलाकारों में जो कहानी थी वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अजंता का ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसमें थोड़ी प्रिंटिंग है वो मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर हैवान, हवन का हैवान लिख गया कि हैवान की हैवानियत को इंसानियत की इंसानियत से कैसे दूर किया जा सकता है, कोई अजंता में जा करके देखे। ठीक है। तो इस पूरे गद्यांश का जो PDF है, मतलब पूरे जो गद्यांश है उनका जो PDF है, आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लेना। ठीक है। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको फ्रेश PDF एकदम मिल जाएगा। ठीक है। डाउनलोड कर लेना आप लोग, थोड़ा बहुत अमाउंट है उसको पे कर देना, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है। 23-24 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। पहला प्रश्न संदर्भ वाला, दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या वाला। ठीक है। चलिए, हमारे प्रिंटिंग मास्टर कह रहे हैं कि उससे 2-3 समोसे भी नहीं मिलेंगे कि हम लोग खा लेंगे, इतना कम अमाउंट है। ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट है, आप लोग जाकर देखना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रों पर मनुष्य के कौन कौन से भाव अंकित हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। 5वां प्रश्न है इस गद्यांश का कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक 14 नंबर और शायद अजंता का पहला गद्यांश था, और इस वीडियो का 15 गद्यांश और अजंता का दूसरा गद्यांश। ठीक है। कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है, उभरी नैनों की ज्योत परस्ती जा रही, और यह यशोधरा है वैसी ही कमल नाल धारण किए। ठीक है। इस तरीके से कुछ ये पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए इसके जो प्रश्न है वो क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है संदर्भ वाला, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या वाला, और तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है। 19 से लगाकर 2024 तक ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना। चलिए अगला गद्यांश देखिए 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर गद्यांश क्या है देखिए सभी लोग। 16 नंबर गद्यांश यह है स्टूडेंट की पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एकदम गद्यांश है, इसको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये भी आपका दिल से जुड़ जाएगा गद्यांश जो ये वाला है। ठीक है। और इसके अच्छे से एकदम व्याख्या करना। इसके प्रश्नों की बात करते हैं और बताएंगे कब कब पूछा गया है। तो चलिए इसके प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न वही सेम, दूसरा प्रश्न वही सेम, तीसरा प्रश्न इसका अलग है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत सही लिखा था यार पहले ही, जीवंत बनाया गया, गद्यांशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण गद्यांश थे इस चैप्टर के। चलिए अब बात आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, यानी गद्यांश नंबर 17 को, कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल की, इतनी संजीव, इतने गतिमान। ठीक है। इस तरीके से ये कुछ पूछा गया है और 20 से लगाकर 2024 तक आपके परीक्षाओं में आया है। ये 3 उसके महत्वपूर्ण गद्यांश और तीसरा गद्यांश स्टार्टिंग 2 सेम होने वाले हैं। तीसरा अलग है जो कहे कि अजंता की कल के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। अजंता जो है वो कल के लिए क्या अद्वितीय स्थान रखता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है। तो इस तरीके से अजंता चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश थे मैंने सारे का ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्या लिखूँ।
तो चलिए देख लेते हैं कि अजंता चैप्टर का जो पहला गद्यांश है और इस वीडियो का 18वां गद्यांश। गद्यांश नंबर 1 है अजंता का कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, समय इतना नहीं है, इसके सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न आपके देख सकते हो, जैसा पहला दूसरा प्रश्न सेम रहने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है वो है कि तरुण और वृद्धि दोनों का क्या चाहते हैं, यानी तरुण और वृद्धि दोनों क्या चाहते हैं। चौथा है कि तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। पांचवा है कि वर्तमान सदैव शुद्ध क्यों रहता है। तो देखिए 20 से लगाकर 2024 तक ये आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गद्यांश का। तो इस तरीके से यहाँ तक 18 गद्यांश हो चुके हैं समाप्त स्टूडेंट। अब आपका आ चुका है गद्यांश नंबर 19 नंबर गद्यांश जिसको कहोगे। ठीक है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, देख लेना इसको आप लोग, कहीं बुक वगैरह में मिल जाएगा आपको। इसके प्रश्नों का ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए पीडीएफ एक बार आप लोग देख सकते हो कि पीडीएफ में आपको सारे जो भी गद्यांश है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। ये कुछ प्रश्न है इसके, और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें एक बार। ठीक है, पहला दूसरा समान, तीसरा अलग होगा। प्रगतिशील साहित्य को अतीत का स्मारक क्यों कहा गया। चौथा, प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। पांचवा नंबर कि लेखक के डर के ढोल सुहावने होते हैं, कथन का क्या आशय है। 6 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के महत्वपूर्ण आपके गद्यांश। किस चैप्टर के थे भाई। तो चैप्टर था हम लोगों का क्या लिखूं चैप्टर के थे। अब आप लोगों का आ चुका है एक नया चैप्टर जो कि है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश 20 नंबर देखिए कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, इस पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। स्टार्टिंग 2 प्रश्न सेम रहने वाले हैं, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या वाले। आगे का एक प्रश्न इसका है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। ठीक है, तो ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदतों को छोड़ने के लिए कहता है, इस क्वेश्चन के आपको आंसर में बताना होगा भाई। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। गद्यांश है 21 नंबर। ठीक है, प्रश्न मतलब वही गद्यांश, प्रश्न वही बस बात। ठीक है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण गद्यांश, देखो कितनी बार ये पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग प्रश्नों को देखिए इसके। तीसरा प्रश्न, स्टार्टिंग 2 प्रश्न सेम। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, यानी जो मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, यानी जो मनुष्य धीरे धीरे गड्ढे में गिरता है उसका क्या कारण होता है। 5 नंबर प्रश्न कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये 5 आपके प्रश्न थे इस गद्यांश के। क्या लिखूं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के। ठीक है, अब इसका दूसरा गद्यांश इस चैप्टर का और इस वीडियो का 22 यानी 22 नंबर गद्यांश ये है कि ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसकी हृदय में उसका जन्म होता है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, तो सबसे पहले वो व्यक्ति हमको जलाएगा अपने अच्छे कारनामों से। ठीक है, अपने अच्छी कामयाबी से। तो हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में। छोटे बड़े बताते तो हमने भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो ये काफ़ी बड़ा गद्यांश था। ठीक है, इसके पूछे जाने की कंडीशन देख लीजिए। 20, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है। और पहला गद्यांश है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ
और पहला इसका जो प्रश्न सेम है, दूसरा प्रश्न वही सेम रहने वाला, तीसरा प्रश्न इसका अलग आता है जो है कि ईर्ष्या का क्या काम है, यानी जो ईर्ष्या यानी जो जलन उसका क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। ठीक है, अगला अब देखिए यहाँ से आप लोगों के पूछे गए हैं चैप्टर। चलिए अब आपका आ चुका है अगला चैप्टर। मेरे हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है इस पूरे गद्यांश का। ठीक है, और लास्ट शायद गद्यांश भी आपका होने वाला है। और चैप्टर है कि पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। गद्यांश इसका है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने का उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनपढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचने में प्रेरणा शक्ति का काम करती हैं। 2 प्रश्न स्टार्टिंग के सेम हैं भाई, और देख सकते हो 2020 से लगाकर ये भी 24 तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया इसके आगे के प्रश्न क्या है। जैसे कि इसका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। चौथा प्रश्न तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचने में कौन शक्ति कायम करती है। ठीक है, मनुष्य के सत्य को निकट पहुंचने के लिए कौन सी शक्ति कायम करती है। चौथा कि अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। 5th नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता वहां पहुंचने के लिए उसने क्या किया है। बिल्कुल भैया, उसने बहुत अलग अलग चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, 6th नंबर मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि लास्ट पेज था ये इस हमारी PDF का, यानी इस नोट्स का। और इस नोट्स में मैंने वो इम्पोर्टेंट गद्यांश शामिल किए हैं जिसको पढ़ करके कोई भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से भैया पूरे के पूरे गद्यांश में पद्यांश में नंबर ला सकता है। ठीक है, 6 नंबर का गद्यांश आता है जिसको आज के इस वीडियो में क्लियर किया गया। अगली वीडियो में 6 नंबर का पद्यांश क्लियर किया जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक करना है, मतलब अधिक से अधिक लाइक करना है, कम से कम 1000 लाइक यानी 1K प्लस लाइक तक तो पहुँचा ही देना। फिर मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें लाऊंगा वो आप भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसका जो PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर देख लेना। थोड़ा सा अमाउंट है, पे कर देना, उससे शायद 2 समोसे हम लोगों के लिए आ जाएं। ठीक है, मेरे लिए और प्रिंटिंग मास्टर के लिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।